ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था जी, आर्यों जी, के जी, द्वारा। जी, जी। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की जी, गई है। जी, जी। और उस वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों की व्यवस्था की गई जी। है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरी जातियां जो हाशिए पे चली गई थी, वो अपने आप को उस समाज में बहुत ही असहज महसूस कर रही जी, थी। जी, जी, जिनका समाज में जीना और सम्मान से जीना जी। मुश्किल हो रहा था, जी, जी, पाखंडवाद अपने चरम पर पहुंच गया था। जी। उसी समय पैदा हुए द लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? जी, गौतम बुद्ध एक तो ज्ञानी थे, जी, जी, और जी, जी, वो अपने जब किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते थे तो उनके जो तर्क होते थे वो अकाट्य होते थे। जी, जी, जी। उन्होंने अपने तर्कों में, जी, गौतम बुद्ध ने अपने तर्कों द्वारा जी, 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 जी। जितना भी उस समय का समाज था, उसको ये समझाने में सफल हुए कि जाति व्यवस्था कोई ईश्वरीय देन नहीं है, ये केवल कुछ लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वर्ण व्यवस्था की रचना की। तो मैं गौतम बुद्ध उनके लिए चुनौती बने हुए थे। तो गौतम बुद्ध तो थे नहीं, उनके विचार थे। तो गौतम बुद्ध के उन विचारों को टक्कर कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने भी उन्हीं की तर्ज पर अपने ग्रंथों को चमत्कारवाद से भर दिया, बिल्कुल चमत्कारवाद से। और एक और चालाकी उन्होंने सबसे जबरदस्त वाली चालाकी की। और वो चालाकी कौन सी की? गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा अवतारवाद का विरोध किया, गौतम बुद्ध को 10वां अवतार बता दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बॉबी सिंह और हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल बात तो जरूरी है। और आज की चर्चा में मेरे साथ बने हुए हैं जगमोहन जी, जो राजनैतिक विश्लेषक हैं। और आज हम जगमोहन जी चर्चा करेंगे एक अहम मुद्दे पर, जो समय समय पर एक अलादीन के चिराग से एक जिन्न सा निकलता है, वो निकलता रहता है। कोई कहता है उसे खत्म कर दो, कोई मांगता है कि हमें दिया जाए, तमाम अन्य तरह की बातें हैं। उसी पर चर्चा करेंगे हम, रिजर्वेशन, आरक्षण और पॉइंट टू द पॉइंट बात करेंगे। तो जगमोहन जी, मेरा प्रश्न है, समय समय पर यह प्रश्न उठता है कि आरक्षण क्यों जरूरी है? क्या आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? नमस्कार दोस्त, देखो, आपने एक प्रश्न पूछा है जी कि क्या आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। जी जी। तो आरक्षण को खत्म करने से पहले जी, और आरक्षण के बारे में कुछ बोलने से पहले जी 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 जी, केवल हमको ही नहीं, सभी लोगों को जी उसके इतिहास के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। जी, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा विषय है जो जिनको फायदा मिलता है वो तो उसके लिए हमेशा बात करते ही रहते हैं, लेकिन जिसको नुकसान होता है वो कहता है इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण लागू क्यों हुआ, उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। जी जी जी। इसके लिए हमें इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। जी। और इतिहास में हमें मानव सभ्यता जब से स्टार्ट होती है, उसके बाद ही कैसे कैसे संसाधनों पर कब्जा हुआ है, उस आधार पर पूरी की पूरी हमारी इतिहास को देखना पड़ेगा। कैसे कुछ वर्ग पिछड़ गए, ये सारी चीजें हमें कैसे पता पड़ेगी? हमें इतिहास को जानना पड़ेगा। अगर हम इतिहास को जाने बिगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो शायद मुझे लगता है आरक्षण के मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी। तो इतिहास के वो कौन से क्षण है जगमोहन जी जिसने वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया और बदलाव कहाँ हुआ? देखो, वर्ण व्यवस्था को जन्म देने के लिए मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले जब मानव इतिहास शुरू हुआ, जी जी जी, तो कुछ सभ्यताएं अलग अलग हुई। भारत में भी एक सभ्यता विकसित हुई, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी कोई जाति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। हालांकि ऐसा कोई साक्षी मौजूद नहीं है कि वहां पर समाज कैसे रहता था। नहीं जगमोहन जी, जब आपने सभ्यता की बात, शब्द बहुत पढ़ा है, इतिहास में सबसे ज्यादा आता है। मैंने भी कई सभ्यताएं पढ़ी अपने पाठ्यकाल में। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की, चीन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो सभ्यता है क्या, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखो, क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान के अध्यापक रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस हमने डिग्री कॉलेज में पढ़ाई है जी। तो ये चीज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सभ्यताओं के बारे में बोलते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों और हर एक पाठ्यक्रम में क्यों शामिल है। ऐसे मानो जैसे कि मानव जीवन है जी, और हम जिस चरण में अब खड़े हुए हैं जी, सभ्यताएं उसका पहला चरण थी। जी 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 जी। भाई एक बात बताइए, आदमी सभ्यताओं से पहले कैसा था? खानाबदोश, और उसमें और पशुओं में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। जी जी। पशु और मनुष्य में ज्यादा अंतर नहीं था, दोनों ही
अपने खाने के लिए एक से उधर दूसरी जगह भटकते रहते थे जी। एक तरीके से मनुष्य का जीवन खाना बदोश था जी। वो एक से दूसरी जगह भटका करता था। सभ्यताओं का मतलब ये होता है मनुष्य ने पशुपालन और खेती करना जब प्रारंभ किया जी तो वो नदियों के किनारे बसने लगा और अब उसने अपना एक स्थायी ठिकाना बना लिया। जी। जब उसने अपना एक स्थायी ठिकाना लगा दिया मनुष्य एक जगह बसने लगे जी। उन्हीं को सभ्यताओं का नाम दिया जाता है। अलग अलग जगह पर ऐसी कुल अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई जिनका नाम अभी आपने लिया। जी 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 जी। वैसे आप भले ही रोचक चैप्टर मानते हो जगमोहन जी, लेकिन मुझे ये नीरस और बोरियत भरा नहीं इसके लिए नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी कि छात्रों के लिए ये थोड़ा सा नीरस और बोर इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सभ्यताओं को पढ़ने के लिए उसमें किताबों में तुम्हें केवल उन मनुष्यों के हथियारों से उनकी हड्डियों से और उनके कुछ पुरातत्व खोजों से तुम्हें उसका अध्ययन करना पड़ता है। जी। किताबें तो थी नहीं, भाषा विकसित हुई नहीं थी। जी। तो इसलिए वो नीरस तो लगता है लेकिन ये इतना नीरस नहीं है जितना आप समझते हो। जी। क्यों नहीं है नीरस? जैसे इसको मैं उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए। जी। मनुष्य जब युवा हो जाता है और वो अपने घर एक दिन बैठा हुआ है जी और उसके माता पिता उसके बचपन की कहानियां बता रहे हैं जी। तो बचपन की कहानियां बताने में कुछ ऐसे क्षण आएंगे हंसी खुशी के जी। तो वो उसको जब वो सुनेगा अपने माता पिता से पुरानी गलतियों के बारे में सुनेगा कि उसने बचपन में क्या क्या गलती की जी, तो वो उसको सुनकर हंसेगा और वो क्षण उसके लिए आनंददायक हो जाएगा। जगमोहन जी आप उदाहरण बढ़िया देते हैं एक्चुअली बहुत बढ़िया करते हैं। नहीं मैं कोशिश करता नहीं इस तरह मैंने भी नहीं सोचा था नहीं कि ऐसा इंटरेस्टिंग भी हो सकता। नहीं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ऐसा है कि ये सारी चीजें उदाहरण इसलिए आते हैं क्योंकि जब हमारे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं जी और मुझे बड़ा शौक रहता है कि बच्चे क्वेश्चन करें जी। तो बच्चों जब तक क्वेश्चन नहीं करते मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता जी जी। तो बच्चे फिर अलग अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं और कभी कभी वो इतने टाइट प्रश्न पूछ लेते हैं कि एक सटीक उदाहरण उनके लिए जरूरी होता है। ये उदाहरण देने की आदत मुझे वहां से आई है। नहीं तो इसमें कोई दो राय नहीं है जगमोहन जी कि आप एक अच्छे शिक्षक हो क्योंकि हर सब्जेक्ट को आप रोचकता दे देते हो और जहाँ रोचकता आ जाती है वहां पर बच्चों का ध्यान आकर्षित होना एक आम बात हो। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से जी मनुष्य अपनी पुरानी यादों को सुनकर जी 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 आनंदित हो जाता है ऐसे ही सभ्यताएं मनुष्य के वो पालने हैं जो शुरुआत की थी उन्होंने जिसमें जी तो वो हमारे प्रारंभिक चरण थे जी। जब हम उन प्रारंभिक चरणों को याद करते हैं या फिर हम एक कल्पना करते हैं कि हम उस समय पर कैसे थे तो हम ही जी हमारा कोई और रूप था जी इतना सभ्य रूप नहीं था जितना कि आज है जी जी जी। तो वो सारी चीजें रोचक लगने लग जाएंगी हमें केवल अपनी दृष्टि बदलनी। तो जगमोहन जी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मध्य सिंधु घाटी सभ्यता जी जी हाँ जी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में मध्य एशिया से आई एक प्रजाति जी जिसने उत्तर भारत पर आकर शासन किया जी उनको आर्य के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में वर्ण व्यवस्था की जड़ आर्यों के समय से ही जमनी चालू हो गई। आर्यों के काल को दो वर्णों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है जी। एक को बोलते हैं वैदिक काल और दूसरे को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। यहीं से आरक्षण की जड़ जमी है यहीं से हाँ जी। यहाँ से ऐसा हुआ था कि ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था आर्यों के द्वारा और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है और उस वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ऐसे करके इसमें 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। अगर उस जगह पर 4 वर्णों की व्यवस्था न होती तो आरक्षण की जरूरत न होती लेकिन क्योंकि उस समय पर वैदिक काल में खास करके हम उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी कर्म के आधार पर वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आने में वो व्यवस्था कर्म के आधार पर न होकर जाति के आधार पर और पाखंडवाद बहुत ज्यादा फैल जाता है ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा फैल जाता है। दूसरी जातियां जो हाशिए पे चली गई थी वो अपने आप को उस समाज में बहुत ही असहज महसूस कर रही थी जिनका समाज में जीना और सम्मान से जीना मुश्किल हो रहा था जी। पाखंडवाद अपने चरम पर पहुंच गया था जी।
उसी समय पैदा हुए द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। गौतम गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? जी गौतम बुद्ध एक तो ज्ञानी थे जी जी और जी वो जी अपने जब किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते थे तो उनके जो तर्क होते थे वो अकाट्य होते थे। जी 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 उन्होंने अपने तर्कों में, जी गौतम बुद्ध ने अपने तर्कों द्वारा जी 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 जितना भी उस समय का समाज था उसको ये समझाने में सफल हुए कि जाति व्यवस्था कोई ईश्वरीय देन नहीं है, ये केवल कुछ लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वर्ण व्यवस्था की रचना की है, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। और उन्होंने अपने जीवन काल में और अपने जीवन काल से 200-300 साल तक जी उस जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ था। जी जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई जी तो वो लोग जो कि गौतम बुद्ध की विचारधारा की वजह से हाशिए पर आ गए, वो दोबारा से पनपने लगे। पुष्यमित्र शुंग का शासन हुआ, जिन्होंने ब्राह्मणों की एक बैठक बुलाई और फिर दोबारा से ग्रंथों को एक जगह एकजुट किया। नहीं तो जगमोहन जी, ऐसा क्या कि लाइट ऑफ एशिया में गौतम बुद्ध जी आए, उन्होंने पाखंडवाद और अंधविश्वास पर करारे प्रहार और उनका वर्चस्व लगभग सभी जगह हो गया। अपने देश को छोड़ करके विदेशों तक में भी वो उनके अनुयायी हुए। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर से ब्राह्मणों ने समाज में अपना एकाधिकार सिद्ध। देखो ऐसा हुआ था कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ जी 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 एक ब्राह्मण शासक वंश उभर कर सामने आया, पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्यों का सेनापति हुआ करता था, जो कि मौर्यों का सेनापति हुआ करता था जी। उसने, क्योंकि वो ब्राह्मण था जी, वो चाहता था कि ये बौद्ध दर्शन ने हम ब्राह्मणों को जो स्थान एक समय हुआ करता था वैदिक काल में जी, अब वो स्थान नहीं है, इसको दोबारा से लागू करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो रोचक रहें और रोचक इतनी ही रहें जितनी की गौतम बुद्ध की जातक कथाएं थी जी, क्योंकि टक्कर तो उनसे थी ना गौतम बुद्ध से। उस समय गौतम बुद्ध उनके लिए चुनौती बने हुए थे। तो गौतम बुद्ध तो थे नहीं, उनके विचार थे जी। तो गौतम बुद्ध के उन विचारों को टक्कर कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने भी उन्हीं की तर्ज पर अपने ग्रंथों को चमत्कारवाद से भर दिया, बिल्कुल चमत्कारवाद से। और एक और चालाकी उन्होंने सबसे जबरदस्त वाली चालाकी की, और वो चालाकी कौन सी की? गौतम बुद्ध जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा अवतारवाद का विरोध किया, गौतम बुद्ध को 10वां अवतार बता दिया जी जी जी। देखिए कितनी उन्होंने चालाकी की कि उनको भी शामिल कर लिया जाए इसमें। तो वो जो द्वैध है जी, जिसमें लोग बहुत सारे बौद्ध दर्शन को स्वीकार कर रहे हैं जी, वो भी फिर हमारे ही उसमें आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी चालाकी की थी। देखो इतिहास पढ़ने से पहले हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि हम सत्य को स्वीकार करें। कोई हमारे पॉडकास्ट को सुन रहा है और वो कहे कि ये तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो कुछ भी बक रहे हैं, जी 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 नहीं। रामायण और महाभारत जिसको आदिकाल माना जाता है, उसकी उनकी रचना 100 से 500 ईस्वी के बीच में हुई। नहीं, आपकी बात जो आपने कही है कि गौतम बुद्ध जी को 10वां अवतार बना लिया, बता दिया उन्होंने, तो मुझे इस बात पे एक फिल्म याद आई। तो उसमें क्या है कि यदि तुम उनका धर्म छीन लोगे तो वे तुम्हें अपना धर्म बना। नहीं बिल्कुल है ही। वो फिल्म मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है वो। उसमें वो परेश रावल सारे पाखंडों का करारा प्रहार कर दिया और उन्होंने वहीं लाके रख दिया। नहीं बिल्कुल, उनको 10वां अवतार बता दिया, जबकि उन्होंने कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र जितने भी देवता थे स्वर्गीय लोक के, जितने भी देवता थे, वरुण इंद्र, इन सभी की आलोचना की थी उन्होंने जी जी। ये सब गलत है और उनको ही 10वां अवतार बना दिया श्री हरि विष्णु का जी 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 जी। कुछ लोग आज आरक्षण को गलत मान और आरक्षण को समाप्त करने की भी बात, तो आप कहाँ तक सहमत होते हैं? नहीं, अब जैसे कि अब हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जी जी जी। देखो अब क्या हुआ जी कि ये सारी चीजें फिर से, जैसे ही शुंग काल के बाद में फिर गुप्त काल आया जी, गुप्त काल में फिर मंदिर बने और बहुत सारी चीजें बनी जी, और वो सारी चीजें जो कि गौतम बुद्ध ने चालू की थी वो धीरे धीरे मंद होने लगी और चमत्कारवाद का बोलबाला हो गया जी। और जैसे ही इन चीजों का बोलबाला हुआ तो एक चीज पुनः से जागृत हो गई, वर्ण व्यवस्था वाली। वर्ण व्यवस्था इतनी ज्यादा जटिल हो गई कि जहां पर उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो
ऊपर के क्रम के जो जातियां थी जी। उन्होंने उस समाज के ज्यादातर संसाधनों पर अपना कब्जा कर लिया। जी। संसाधन मीन्स रिसोर्सेज, रिसोर्स। यानी कि जो भी ज्यादा कमाई की चीज थी जी, जी। वो एक विशेष वर्ग पर आ गई और बाकी के वर्ग हाशिए पे फिर दोबारा से चले गए और जी। ऐसा होता रहा भारत की आजादी तक। आजादी तक। आजादी तक, क्योंकि अब भारत आजाद हो गया था जी। और अंग्रेजों के प्रभाव में कुछ ऐसी तार्किक चर्चाएं होने लगी थी जी। और अंग्रेज इस बात की चुनौती दे के गए थे कि आजाद भारत में आप किसी भी तरीके से इस भारत को एकजुट नहीं कर पाओगे। नहीं कर। भारत की या पाकिस्तान की सरकारें, और वो कहीं हद तक सही भी हुई शुरुआती चरण में, क्योंकि भारत एक नहीं रह पाया। भारत के दो टुकड़े हो गए, जी जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जी ठीक जी। उसके बाद में पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जी। भारत के भी और टुकड़े हो जाते, लेकिन ये बहुत समझदारी वाला काम किया कि भारत का एक ऐसा वर्ग जो हजारों साल से प्रताड़ित था, जो हजारों साल से जिसका हक छीना गया, उनको आरक्षण दे दिया। आरक्षण। और आरक्षण क्या है? आरक्षण एक समाजवादी व्यवस्था है जिसमें बहुत ज्यादा अमीरी और बहुत ज्यादा गरीबी के जो बीच का जो हिस्सा है उसको पाटने की कोशिश की जाती है समाजवाद के द्वारा। तो सबसे पहले हमारे भारतीयों को ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि समाजवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असमानता को समान किया जाता है। जी जी। लेकिन हमारे भारत का एक थोड़ा सा दुर्भाग्य भी मानूंगा मैं, समाजवाद उतना पॉपुलर वर्ड नहीं है जितना होना चाहिए। नहीं, सरकार के एक मंत्री जी ने तो अभी 15 दिन पहले ही बयान दिया था कि समाजवाद को संविधान से हटा देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये हमारे कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी ने बयान दिया है कि समाजवाद को संविधान से हटा देना चाहिए। जी। समाजवाद को संविधान से आप हटा दोगे तो हटा दो, लेकिन इससे आपको क्या फायदा होगा? आप तो आरक्षण को भी हटा देना चाहते हो जी, क्योंकि आप एक विशेष वर्ग की नहीं, समाजवाद का नाम लेकर के सीधी सी बात है। अगर आप समाजवाद को समाप्त करना चाह रहे हो जी, तो या तो आप राजनीतिक अपरिपक्वता दिखा रहे हो, और राजनीतिक अपरिपक्वता किस मायने में दिखा रहे हो? आप राजनीतिक अपरिपक्वता इस मायने में दिखा रहे हो कि आपको पता नहीं है कि आपका देश की स्थिति कैसी है। जो 80 करोड़ लोग केवल अनाज पर अगर निर्भर हों या वो सरकारी अनाज लेते हों तो उस देश में समाजवाद की कितनी आवश्यकता है? जी। आप अनाज दे रहे हो और आप ये कह रहे हो कि नहीं जब हम समाजवाद शब्द को हटा देते हैं। क्या आपने दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी जो तोड़वाई हैं वो उसी का नजरिया है क्या कि समाजवाद के तहत पूंजीवाद को ज्यादा मजबूत बनाओगे? और वैसे तो उन्होंने देखा जाए तो बड़ी साफगोई दिखाई है, साफगोई इस मामले में दिखाई है कि पूंजीवाद का सपोर्ट करने वाली सरकार है। उन्होंने कह दिया कि हम समाजवाद को हटा देना चाहते हैं क्योंकि समाजवाद और पूंजीवाद एक दूसरे की विरोधी विचारधारा है और जिस देश में गरीब ज्यादा हो वहां पर समाजवादी प्रक्रिया होनी चाहिए और आरक्षण एक उसी का रूप है। नहीं, समाजवाद हटा दिया जाए तो फिर समानता कैसी लाएगी? नहीं, वो आरक्षण भी हटाएंगे ना। नहीं, आरक्षण हट जाएंगे तो वो तो और नीचे चले जाएगा, निम्न वर्ग वो तो और धंसता हुआ चला जाएगा। हाँ, तो अब ये इनका होना चाहिए, इनका कौन सा फॉर्मूला है? नहीं, तो क्या इनके पास ये फार्मूला कि अपने खेतों को उनके नाम करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है शायद, मुझे तो ऐसा ही लगता है। भाई एक बात बताइए, जब 100 रुपए ये लेकर जाएंगे, आप ये कहते हैं 2047 तक आप विकसित भारत बनाओगे, तो विकसित भारत का मतलब ऐसा नहीं कि भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। नहीं, भारत में बहुत ज्यादा लोग संपन्न है या नहीं, इस आधार पर कोई देश विकसित बनेगा अथवा नहीं बनेगा। तो हमारे यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना कि सरवाइव करने में भी दिक्कत हो रही है जी। लोगों की स्थिति बड़ी खराब है वर्तमान स्थिति, नौकरियां है नहीं, व्यापार वो करे कैसे? क्योंकि व्यापार में उसके सामने अडानी, अंबानी, बजाज जैसे उद्योगपति हैं, वो उनकी टक्कर में कोई व्यापार कर सकता है क्या? आप बताइए। मैं एक टेक्सटाइल का काम खोलूं, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मैं एक टेक्सटाइल का काम खोलूं जी और मैं उस काम में सक्सेस हो जाऊंगा? आप बोलोगे नहीं, मेहनत करोगे तो हो जाओगे। क्यों? मेरे सामने अडानी की कंपनी खड़ी है जी, वो अरबों करोड़ की है, मैं कुछ एक आधा लाख रुपए से उस मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें टक्कर दे दूंगा? कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वो मुझसे रेस में बहुत आगे है।
तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो व्यापार में लोग कहते हैं व्यापार करो, तो व्यापार के लिए भी आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ रखा है, क्योंकि आपने उसको संरक्षण नहीं दे रखा है। बताइए आपने मेक इन इंडिया में कितना संरक्षण दिया, या कितनी सरकारी संस्थाएं जो आपको रोजगार दे रही हैं, वो भी प्राइवेट कंपनी ही रोजगार दे रही है, उसको आप मेक इन इंडिया दिखा रहे हो, जो कि गलत दिखा रही हो। तो ये अगर हम इसकी अगर हम इसकी एक तार्किक चर्चा करें तो रियलिटी में आप ये महसूस करोगे कि आरक्षण के बजाय अगर ये आरक्षण को खत्म करते हैं या समाजवाद को हमारे देश के संविधान से हटाते हैं, तो ये कौन सी ऐसी व्यवस्था लाएंगे? मुझे लगता है ये कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं लाएंगे। ये अपने आप को और पूंजीपतियों को बहुत ज्यादा पैसे वाला बना देंगे, क्योंकि ये डेटा बताता है 2014 के बाद बहुत ज्यादा जो पूंजी है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, कुछ उद्योगपतियों के हाथ में, ज्यादातर लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, जैसे आपने मेक इन इंडिया कहा, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया में तो हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर बनते हैं। जी हाँ, तो कहाँ से कोई टक्कर लेगा? निम्न वर्ग का तो सपने भी नहीं सोच सकता। जहाँ लाइटर बनना चाहिए था मेक इन इंडिया के नाम पर, जहाँ अन्य और छोटे छोटे सामान बनने चाहिए थे, वहाँ हेलीकॉप्टर बन रहे हो, तो बताइए टक्कर का नहीं होगा। इनका कोई विचार ही नहीं है ऐसा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जब तक ज्यादा से ज्यादा लेबर, देखो विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? युवा जनसंख्या भारत में। लेकिन वो युवा जनसंख्या कर क्या रही है? कर क्या रही है? वो कुछ नहीं कर रही है। वो करोड़ों बच्चे नौकरी देखते रहते हैं, कुछ हजार वैकेंसी आती हैं। अब ये कहते हैं कि व्यापार करो, और व्यापार के लिए मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि वो व्यापार करेगा कैसे? उसका कंपटीशन तो उन अरबपति खरबपतियों से, तो वो उनसे करेगा कैसे? तो वो बस थोड़ी सी जो नौकरी निकलती है उसमें ही वो सोचता है कि उस कंपटीशन से प्राप्त कर लेता है। उस कंपटीशन से तो ये कंपटीशन ठीक है। नहीं जगमोहन जी, जैसा आपने कहा, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हुआ हूँ कि भाई पूंजीपति के तो रिश्तेदार भी मजबूत ही होंगे, तो उसके भी रिश्तेदार मजबूत होंगे। लेकिन जो एक निम्न वर्ग है, हाशिए पर टिका हुआ है, और जिसके पास केवल एक ही उम्मीद है, वो है अगर आरक्षण ही उनसे हट जाएगा, भाई उसका चाचा गरीब, उसका ताऊ गरीब, उसका फूफा गरीब, उसका साला गरीब, उसका मामा गरीब, उसका नाना गरीब, तो मदद कौन करने आएगा? ये तो है। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें इनको करनी पड़ेंगी, और मुझे नहीं लगता कि ये सरकारें कैसे करेंगी जी, क्योंकि इन सरकारों का काम हकीकत में देखा जाए तो लोगों को संपन्न बनाना नहीं है। संपन्न बनाना नहीं, इनको संपन्न बनाना है भी नहीं जी। इन सरकारों का मुख्य काम यह है कि कैसे हम सत्ता में बने रहे, और उसके लिए जितनी जोड़ तोड़ की राजनीति करनी है वो सारी राजनीति करते हैं। आरक्षण का सही इस्तेमाल देखा जाए तो किसी भी सरकार ने नहीं किया जी। जो सुधार आरक्षण में होने चाहिए थे वो सुधार नहीं किए हैं जी। किसी भी जाति को, जो संपन्न जाति है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। एक जाति है राजस्थान की मीणा। भारत की अगर सर्वे किया जाए या कोई आयोग या समिति बिठाई जाए तो उसमें देखा जाए कि भारत की संपन्न जाति कौन सी है जो सबसे ज्यादा सरकारी पदों पर है, तो वो मीणा जाति निकल के आएगी, जहाँ पर हर घर से कोई ना कोई आईएएस मिलता है जी, और आईआरएस और वो सारी चीजें अलग मिलती हैं जी। उनको कोई आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि वोट लेने हैं इसलिए उसके आरक्षण की खत्म करने की कोई बात ही नहीं होती है जी। चना मटर की तरह आरक्षण को अब बांटा जा रहा है जी। आरक्षण जिन लोगों को मिलना चाहिए उनकी तरफ ध्यान नहीं जी। एससी में जिस प्रकार ओबीसी में क्रिमिलियर व्यवस्था है जी, एससी में भी क्रिमिलियर व्यवस्था आनी चाहिए। एससी में भी जो संपन्न हो चुके हैं जी उनको आरक्षण का लाभ न दिया जाए जी। जो ऑलरेडी संपन्न हो चुके हैं जी, आरक्षण केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो कि एक सीमा से कम की कमाई वाले हों जी, जैसे कि ओबीसी में डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस में डिक्लेयर किया गया है। तो ये कुछ सुधार सरकारों को समय समय पर करने होंगे जी। आरक्षण को सही तरीके से लागू करना होगा, और कोई सरकार ऐसी आए और 20-30 साल में इस तरीके से काम करे कि आरक्षण की जरूरत ही ना हो, तब आरक्षण देखा जाए तो हमारे देश में और किसी भी देश में आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जो 100% पैसा जो 10 लोगों के पास है वो 60% पे कैसे जाए? तभी तो समानता है। उसके लिए जो कह तो देते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दो,
आरक्षण बहुत बुरी बला है। हाँ हाँ, ये हमारा हक खा रही है। तो भाई संसाधनों पर पहले से आप कब्जा करते चले आए, एक वर्ग तुमने हाशिए पे डाल रखा है, उस हाशिए पे एकदम समानता और उसमें लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए तो यही हो सकता है कि 100% पैसे में से 60% दे दिया जाए और फिर आरक्षण को समाप्त। नहीं, उसका तो फिर यही है कि समाजवाद को सही तरीके से लागू करना पड़ेगा जी, जिस प्रकार से लेनिन ने जी 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 या स्टालिन ने रूस में किया था। जी, चीन ने बाद में बहुत हद तक उस काम को अपने यहाँ पर किया था। जी, हमारे यहाँ तो उसका नाम लेते ही लोग कम्युनिस्ट को तो ऐसा मानते हैं जैसे कि देशद्रोही है, जबकि वो विचारधारा, हालांकि मैं मानता हूँ जी, कि मार्क्सवाद को मूल रूप से लागू कर दिया जाए तो उद्योगपतियों को समाप्त करना पड़ेगा, जी, लेकिन ऐसी स्थिति की जरूरत ही नहीं है। सरकार चाहे तो अपने सारे काम कर सकती है। सारे काम कर सकते। सरकार चाहे जी तो जी 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 उस तरीके से जो समाजवाद रूस में या चीन में जी, लागू जी, जी। किया गया था, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को फायदा मिला, जी वो चीजें यूज करनी चाहिए। आरक्षण खत्म कर दो, जी 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 लेकिन लेकिन अब ये तो ये कह रहे हैं कि आरक्षण भी खत्म करेंगे और समाजवाद भी नहीं लाएंगे, तो जी। फिर इसका मतलब क्या है? आप अपने उद्योगपतियों को ही पैसा जी, वाला जी, बनाते जी, जाओगे। क्या हमारा जब भारत विकसित बनेगा तो जी। विकसित का मतलब वो 15-20 उद्योगपति ही विकसित होंगे? जी जी क्या शेष भारत कभी विकसित होगा? इनके दो भारत का इन लक्षणों की वजह से। शिवराज चौहान का बयान बहुत ही निंदनीय है, लेकिन क्योंकि समाजवाद शब्द को हमारे भारत में इतना पॉपुलर नहीं बनाया गया नहीं है, बनाया गया। इसलिए लोग उसे लोग ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल, उसको समझना बहुत जरूरी है। जी 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 जी, यदि समाजवाद को भारत में कमजोर करने की कोशिश हुई है तो भारत को भी वही परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो कभी श्रीलंका को। बिल्कुल, देखो, नहीं, श्रीलंका का ये था कि देखो, सरकारें जब बहुसंख्यक राजनीति करेंगी, जी। बहुसंख्यक का मतलब है हमारे यहाँ पर, और उसको बहुत सारे लोग मास्टर स्ट्रोक या चाणक्य नीति बोलते हैं, जबकि नहीं। श्रीलंका वो चाणक्य नीति करके 30 साल का गृह युद्ध जीत गृह गया। युद्ध। श्रीलंका में आपको पता है कि जब श्रीलंका आजाद हुआ था सन 1948, जी 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 तो वहां की सरकार ने सिंहली बहुसंख्यकों की राजनीति की जी। और तमिलों को नजरअंदाज किया, तमिलों, जिसका परिणाम उन्होंने बाद में जाकर 30 साल गृह युद्ध गृह के रूप युद्ध। में भुगता। उन तमिलों ने इकट्ठा होके जी जी श्रीलंकन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जी 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 1980 से 2009 तक ये गृह जी, जी। युद्ध चला, जिसमें लाखों सिंहली लोग मारे गए। जी 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 तमिल तो मारे ही गए, उसमें लाखों सिंहली जी, लोग जी, मारे जी, गए। और अब देखो, वही श्रीलंका आर्थिक रूप से इतना कंगाल हो चुका है कि दूसरे लोगों पर निर्भर है। नहीं, चीन और भारत की दया पर निर्भर है वो श्रीलंका, जो कि उसी कभी की भेंट एक आत्मनिर्भर हमारे हुआ। प्रधानमंत्री भी चढ़ गए थे। उसी की भेंट हमारी एक हाँ। प्रधानमंत्री जी भी चढ़ हाँ, गए थे। राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो जी, भी जी, श्रीलंका जी। प्रकरण की वजह से जी हुई जी थी, जी जी जिसमें लिट्टे समूह नाराज हो गया था। जी जी जी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को तो बिल्कुल ही दबाना न भूलिए और उसकी सेटिंग को ऑल पर कर दीजिए, जिससे हमारी अगली आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए अमूल्य होता है, हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है। इसी के साथ मैं आप सभी को अपना सप्रेम नमस्कार।